ठंड में गरीब सास की 3 प्रेग्नेंट बहुओं की घास की रोटी। बहुओं, तुम तीनों अब से काम पर नहीं जाओगी। ऐसे गर्भवती हालात में तुम्हें ये काम वाम नहीं करने दूंगी मैं। माँ जी, हम काम नहीं करेंगे तो घर का किराया कहाँ से भरेंगे? और हाँ, एक बात और, हम पर तो फिर खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। जानती हूँ बहू, लेकिन ऐसे गर्भवती हालात में, वो भी जब सर्दी पड़ रही हो, मैं तुम्हें काम करने नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी जगह आज से मैं काम पर जाऊंगी। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? इतनी सर्दी में नदी पर कपड़े धोना आसान नहीं है, और आपकी तो वैसे भी अब उम्र हो चली है। मैं भला ही जिस्म से बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन बेटा, मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी जगह काम पर जाकर सब कुछ संभाल लूंगी। मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझे घी की रोटियाँ खिलाई थी, इसीलिए ये जिस्म अब भी काफ़ी ताकतवर है। तुम तीनों घर में रहकर अपना और इन नन्ही जानों का ख्याल रखना जो तुम्हारे पेट में पल रही हैं। बाहर का काम मैं संभाल लूँगी। वैसे भी मैं तुम्हें अच्छी ताकत की चीज़ें तो ऐसी गरीबी के हालात में खिला नहीं पाऊंगी, तो कम से कम मैं तुम्हारे शरीर को थोड़ा सा आराम तो दे सकती हूँ। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना बोल रही हैं तो हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन माँ, अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी लगे तो आप उस काम को छोड़ देना। ठीक है बहू, अच्छा अब मैं चलती हूँ। कमला अपनी तीनों गर्भवती बहुओं को घर में छोड़कर खुद काम पर निकल गई। अरे, कपड़े धोने में भी कुछ हैं, उन्हें तो मैं नदी में डुबा डुबा कर यूं ही धो दूंगी। अरे, पता भी नहीं चला कि कब ये जगह आ गई। अम्मा बोलो, क्या धुलवाना है? दाग तेल का हो या हो चटनी अचार, सब कुछ मेरे हाथों के आगे है बेकार। बोलिए, क्या चमकाना है? चमकाना नहीं है, मैं खुद यहाँ पर कपड़े चमकाने आई हूँ। मेरी 3 बहुएं यहाँ पर धुलाई का काम करने आती हैं। अच्छा, तो आप देवी मेघा और वर्षा की माँ हो? जी हाँ, अब से कुछ दिनों तक उनकी जगह मैं काम करने आया करूँगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अम्मा जी, उन 3 जवान औरतों के बराबर आप काम कर पाओगी? पता नहीं, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगी। हाँ ठीक है, तो ये सारे पड़े हुए कपड़े चमका दीजिए। और हाँ अम्मा, वैसे मैं बड़ा नरम दिल हूँ, लेकिन काम के मामले में बड़ा सख्त हूँ, इसलिए जरा ठीक से काम करना। ठीक है, मुझे ऐसे मत समझा, मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ। कमला वहाँ उस धोबी के कपड़े धोने लग गई। उसकी टांगे पानी में थी और सर्दी में वो खुद भी पूरी पानी में भीग चुकी थी। मेरा तो हाथ भी नहीं चल रहा है, पता नहीं मेरी बहुएं कैसे ये काम कर लेती हैं। बेचारी बूढ़ी कमला ने बहुत देर तक उन कपड़ों को धोया, लेकिन लगभग 2 घंटे के बाद कमला के हाथ ठंड की वजह से चलना बंद हो गए। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। अब मुझसे ये कपड़े नहीं धुल पाएंगे। क्या हुआ अम्मा जी, क्यों रुक गईं? मेरे तो सर्दी से हाथ पांव जाम हो रहे हैं। क्या मैं कुछ देर बाद काम कर लूं? अम्मा, मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि मैं हर चीज में समझौता कर सकता हूँ, लेकिन काम में नो कॉम्प्रोमाइज। और वैसे भी आपकी जितनी उम्र हो चली है, अब आपसे काम नहीं होगा, आप अपने घर जाइए। पर मेरी बात तो सुनो। अम्मा, मुझे ज्यादा मत समझाओ, तुमसे अब यह हो ना पाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम घर जाकर मेथी तोड़ो और गर्मा गर्म बैठकर पराठे बनाओ। मुझे ज्यादा अपनी सलाह मत दे। क्या हो अम्मा, अब तुम्हारे शरीर में काम करने की जान नहीं है, तो तुम आज का अपना मेहनताना लेकर घर लौट जाओ। उस धोबी ने कमला को काम पर से निकाल दिया और जितने उसने कपड़े धोए थे उन सभी का मेहनताना उसे दे दिया। कमला उन पैसों से अपनी बहुओं के लिए ताकत की 2-1 चीजें ले आई। माँ, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ को तो जल्दी आना ही था, हमारे मालिक की आदत तो तुम सब जानती ही हो। और तो और इतनी सर्दी में माँ जी ने हमारे लिए जाने की हिम्मत की, बस वही काफी है। बहुओं, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा भी वो काम छिन गया। माफी मत मांगिए माँ जी, अगर आज हमारा कोई काम छीना है तो इसका मतलब कल हमारा कुछ बेहतर इंतजार कर रहा है, और इसीलिए ये काम हाथ से गया है, बस और कुछ नहीं। सही कहा तूने बहू। अब आप भी बैठ जाइए, हमारे लिए आपने बहुत मेहनत कर ली है। चलिए अब मिलकर हम सभी खाना खाते हैं।
तीनों बहुएं अपनी सास के साथ खाना खाने बैठ गई और उन्होंने खूब बातें करते हुए खाना खाया। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए। प्रेगनेंसी की वजह से बहुएं काम पर भी नहीं जा रही थी और काम पर न जाने की वजह से उनके घर में भी अब किल्लत शुरू हो गई थी और घर का मकान मालिक भी अपना रुका हुआ किराया मांग रहा था। देखिए, बस कुछ दिनों का समय और दे दीजिए ना। काम तो तुम चारों एक फूटी कौड़ी का भी नहीं करती हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें समय दे दूं। अब तुम्हें कोई समय नहीं मिलेगा, या तो मेरे पैसे दो या फिर अभी के अभी घर को खाली करो, बस। कमला और उसकी बहुओं पर पैसे तो थे नहीं, इसीलिए उन्हें वो घर ही छोड़ना पड़ा और वो चारों ही फुटपाथ पर भटकने लगी। पता नहीं कौन सा दिन हमारे लिए एक सुनहरा सवेरा लेकर आएगा। वो दिन भी जल्दी आ जाएगा माँ जी। अरे मेघा, मेघा तुम्हें क्या हो गया? लगता है कि कुछ ना खाने की वजह से इसको चक्कर आ गया है। माँ जी, चक्कर तो आ ही जाएगा, आखिर हम सुबह से बस चले ही जा रहे हैं। मेघा, मेघा आंखें खोलो। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बहू को? बहुओं, तुम मेघा को इस सड़क से साइड में ले जाओ, मैं अभी तुम्हारे खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। कमला पागलों की तरह अपनी बहू को होश में लाने के लिए और उसे कुछ खिलाने के लिए दुकानों पर जा जाकर पानी और कुछ खाने को भीख सी मांगने लगी। अरे भाई साहब, मुझे थोड़ा सा पानी और कुछ खाने को दे दो, मेरी बहू पेट से है और वो बेहोश हो गई है, उसी को खिलाना है। अरे जाओ जाओ बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी जैसी न जाने कैसे कितने झूठ बोलती हुई औरतें यहाँ आती हैं। निकलो यहाँ से, मेरी दुकान में कुछ भी फालतू नहीं है। मेरी बस थोड़ी सी मदद कर दो। अम्मा दफा हो जा। बेचारी कमला ऐसे ही थोड़े से पानी और खाने के लिए भीख मांगने लगी। सभी दुकानदारों ने उसे भगा दिया। अंत में एक फुटपाथ तिरपाल में रहने वाले परिवार ने कमला की मदद की। शुक्रिया तुम सभी का। जिनके पास देने को था उनके पास दिल नहीं था, और जो खुद ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं, उन्होंने मेरी मदद की। शुक्रिया। लोग सही बोलते हैं कि या तो भगवान पैसा देता है या फिर दिल, दोनों एक साथ होना नामुमकिन जैसा है। शुक्रिया। कमला उन लोगों के पास से लाया हुआ थोड़ा सा आटा और पानी अपनी बहुओं के पास ले आई और मेघा के मुंह पर पानी का छींटा डालकर उसे जगाया। शुक्र है तुझे होश आ गया। बहू, अब तुम तीनों यहीं रहो, पहले कुछ खा लो, उसके बाद हम रहने को ठिकाना ढूंढेंगे। माँ, हमें यहीं एक खाली कुटिया मिली है, चलिए हम अपना सर उसी के नीचे ढक लेंगे। सच? लेकिन तुम तो मेघा के पास थी, फिर कैसे? मैं मेघा के लिए पानी ढूंढने गई थी, मुझे वो तब मिली। अच्छा, तो चलो बहुओं, वहीं चलते हैं। कमला और उसकी बहुएं उस कुटिया में चली गई और उन्होंने उसी के पास उगी हुई हरी घास को तोड़ लिया और उसे आटे के साथ गूंथकर उसकी हरी हरी रोटियां बना दी। अभी तो मेरे पास तुम्हें खिलाने को यही है मेरी बहुओं, ये लो, ये घास की रोटियां खा लो। हम ये खा तो लेंगे माँ जी, लेकिन आप ये वादा कीजिए कि आप हमें कोई भी काम करने से अब रोकेंगी नहीं। एक दिन की ही गरीबी ने हमें घास की रोटियां खिलवा दी। हम कपड़े धोने जैसा मेहनत का नहीं, लेकिन किसी के घर का खाना बनाने जैसा काम तो कर ही दिया करेंगे। ठीक है बहुओं, अगर तुम कर सकती हो तो करो। हम आपकी मोहब्बत जानते हैं माँ, आप हमसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा काम मत करना। ठीक है। फिर क्या था, अगले दिन तीनों ही बहुएं काम ढूंढने लगीं और उन तीनों को ही एक बड़े स्कूल की रसोई में बच्चों के लिए खाना बनाने का काम मिल गया। उसके बाद से फिर कभी उन्हें घास की रोटियां नहीं खानी पड़ी। अब उनके पास एक अच्छी सी छत भी थी, जिससे उन्होंने हर फुटपाथ के गरीब की मदद की और इसी बीच इनकी डिलीवरी भी हो गई और अब वो लोग खुशी खुशी रहने लगे थे। ठंड में गरीब बहू का ब्यूटी पार्लर। माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। बच्चों, घर में बस 2 दिन की सूखी रोटी रखी हुई है। माँ वही दे दो, कम से कम थोड़ी भूख तो शांत होगी। अपने दोनों मासूम बच्चों को भूख से बिलखता देख अलका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलका 2 दिन पुरानी सूखी रोटी को चूल्हे पर सेकती है और नमक के साथ अपने बच्चों को खिलाने लगती है कि तभी अलका की पड़ोसन वैशाली आ जाती है। आज कैसे आना हुआ तुम्हारा?
कुछ नहीं, वो आज मुझे रात शादी में जाना है ना, तो कोई अच्छी पार्लर वाली के बारे में बता दो। रोड पर जो है वो तो बहुत ज्यादा पैसे लेती है। अगर तुम्हें मेकअप ही करवाना है तो मुझसे करवा लो, मुझे मेकअप करना आता है। अलका की बात सुन वैशाली अलका से मेकअप करवाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद अलका अपने संदूक से कुछ मेकअप का सामान निकालती है और कुछ देर में वैशाली का बहुत सुंदर मेकअप कर देती है, जिसे देख तुमने तो बहुत सुंदर मेकअप किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मैं हूँ। ये लो, तुम ये पैसे रख लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। वैशाली अलका को मेकअप करने के पैसे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद भगवान का लाख लाख शुक्र है, हाथ में 2 पैसे तो आए। अब जल्दी से इन पैसों का जाकर मैं राशन लेकर आती हूँ। अलका जैसे ही उन पैसों को लेकर राशन लाने के लिए घर से बाहर निकलती है, वैसे ही शराब के नशे में धुत अलका का पति विक्रम हाथ में शराब की बोतल लिए घर में आ जाता है। कहाँ जा रही है? बच्चों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, उनके लिए राशन लेने जा रही हूँ। लेकिन इसके लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने वैशाली का मेकअप किया था तो उसने ही मुझे दिए थे। जब मैं अपनी दारू के लिए पैसे मांगता हूँ तब तो तेरे पास पैसे होते नहीं है, लेकिन आज अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाने के लिए तेरे पास पैसे हैं। ला, ये पैसे मुझे दे। विक्रम अलका से पैसे लेता है और उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। अलका अपनी किस्मत पर रो ही रही होती है कि तभी वहां उसका मकान मालिक आ जाता है। तुम लोगों का किराया देने का इरादा है या नहीं? 4 महीने हो गए हैं लेकिन तुम लोगों ने किराया नहीं दिया है। प्रसाद जी, आप तो जानते हैं ना कि ये कुछ काम करते नहीं और पूरा दिन शराब के नशे में पड़े रहते हैं। मुझे भी कहीं पर काम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आपके किराए को पूरा कर दूं। मैं तुम्हारा सारा किराया माफ करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे साथ 2 रात गुजार लो, फिर तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मेरे घर में हमेशा के लिए रह सकता है, वो भी बिना किराए के। प्रसाद के गंदे इरादे देख अलका प्रसाद को थप्पड़ मार देती है, जिसके चलते अब अलका और उसके बच्चों को घर से निकलना पड़ता है। सर्दी का मौसम होता है, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। अलका और उसके बच्चों का शरीर ठंड के मारे कपकपा रहा होता है कि तभी अलका को सड़क किनारे सोए हुए कुछ भिखारी दिखाई देते हैं, जिसे देख अलका उन भिखारियों के पास जाती है और उनके पास एक तिरपाल डालकर अपने बच्चों के साथ सड़क किनारे रहती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। बेटा, मैं मजबूर हूँ, तुम लोगों को ऐसी भूख और ठंड में तड़पता देख मेरा दिल बहुत रोता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अलका मन ही मन ये सोच ही रही होती है कि तभी अलका की नजर सामने रोड पर बने एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पे जाती है। जब वो देखती है कि उस ब्यूटी पार्लर के बाहर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है, ये सब देख अलका को वैशाली की बात याद आ जाती है, जिससे याद कर अलका अब अपने तिरपाल के नीचे एक टेबल, शीशा और कुर्सी लगा देती है और अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट रखकर अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। सुनो, मेरी थ्रेडिंग और अपर लिप्स कर दो। आप बैठिए, मैं अभी आपकी थ्रेडिंग स्टार्ट करती हूँ। कड़ाके की सर्दी का मौसम होता है, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जिसके चलते उस कस्टमर को काफी ठंड लगती है। तुम्हें अपना ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए ये तिरपाल ही मिला था क्या? कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऊपर से रोड पर चल रहे लोग सब मुझे ही देख रहे हैं, मुझे नहीं करवाना तुमसे कुछ भी। लेकिन मैडम, कस्टमर अलका की एक नहीं सुनती और सामने बने बड़े से ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। इस ब्यूटी पार्लर की ओनर शनाया काफी ज्यादा घमंडी थी और अपने महंगे से बड़े पार्लर के सामने बने छोटे से ब्यूटी पार्लर को देखकर हमेशा हंसती और अलका का मजाक उड़ाती थी और किसी भी कस्टमर को अलका के ब्यूटी पार्लर में नहीं जाने देती थी। एक्सक्यूज मी, मुझे फेशियल करवाना था और मुझे पेडिक्योर। मैडम, हमारे यहाँ ये सब कुछ होता है, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपका फेशियल और पेडिक्योर की तैयारी करती हूँ। आप लोग भी कितना अच्छा ब्यूटी पार्लर छोड़कर अब इस गंदी औरत से गंदी जगह से मेकअप करवाएंगे। अरे यहाँ तो हाइजीनिक भी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ आप मेरे पार्लर आ जाइए, बाहर कितनी ज्यादा ठंड है और मेरे पार्लर में देखिए कितने सारे हीटर हैं, वहाँ तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी। वैसे ये कहे तो बिल्कुल ठीक रही है, यहाँ रोड पर तो हमें काफी ज्यादा ठंड लगेगी और इसके पास तो मुझे प्रोडक्ट्स भी कुछ ज्यादा खास दिखाई नहीं दे रहे हैं। किरण और मोना शनाया के पार्लर के अंदर चले जाते हैं
ठंड में पार्लर के अंदर लगे हीटर को देख सारे कस्टमर शनाया के ही पार्लर में जाते हैं और बेचारी अलका के ब्यूटी पार्लर में कोई भी नहीं आता। अलका ठंड से बचने के लिए अपने ब्यूटी पार्लर के चारों तरफ पर्दे और आग का तसला जलाकर रख देती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई भी अलका के ब्यूटी पार्लर में नहीं आता। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, ये क्या? तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल आग की तरह तप रहा है। अब मैं क्या करूं? चारों तरफ कड़ाके की सर्दी का मौसम और हाथ में एक पैसा न होने की वजह से अलका अपने बेटे को गोद में लेकर रोने लगती है कि तभी अलका और शनाया के ब्यूटी पार्लर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत फेमस फैशन डिजाइनर उतरती है और शनाया के ब्यूटी पार्लर में जाती है। एक्सक्यूज मी, मुझे मेकअप करवाना था। आई एम सॉरी मैम, लेकिन अभी हमारा स्टाफ बहुत बिजी है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? मुझे तो अर्जेंटली तैयार होकर एक फैशन शो में जाना था। पीहू निराश होकर जैसे ही शनाया के ब्यूटी पार्लर से बाहर आती है कि तभी उसे अलका का ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। अरे ये कैसा ब्यूटी पार्लर है? सड़क पर तिरपाल डालकर कौन ब्यूटी पार्लर खोलता है? क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए? अभी तो किसी और ब्यूटी पार्लर में जाने का समय भी नहीं है। एक काम करती हूँ, इसी के पास चली जाती हूँ। मुझे मेकअप करवाना था। क्या मेरा मेकअप आप कर देंगी? जी आप बैठिए, मैं अभी आपका मेकअप स्टार्ट करती हूँ। मुन्नी, तो बिट्टू का ध्यान रख, मैं जल्दी से इनका मेकअप कर देती हूँ। अलका पीहू का मेकअप करना शुरू कर देती है और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही अलका पीहू का बहुत सुंदर मेकअप कर देती है, जिसे देखकर वाह, आपने तो बहुत सुंदर मेकअप किया है और आपने बिल्कुल परफेक्ट बेस बनाया है। आई शेडो भी आपने काफी अच्छा किया है। लगता है आपने किसी प्रोफेशनल से मेकअप आर्टिस्ट से ही ये मेकअप करना सीखा है। लेकिन आपने सड़क पर क्यों पार्लर खोल रखा है? इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट को तो किसी बड़े पार्लर में होना चाहिए था। मीम साहब, गरीबी इंसान से सब कुछ करवा देती है। तुमने मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया है, इसके लिए मैं तुम्हें डबल पैसे दे रही हूँ। पीहू अलका को मेकअप के लिए पैसे दे ही रही होती है कि तभी पीहू अलका देखते हैं कि शनाया के ब्यूटी पार्लर के बाहर काफी सारी औरतों की भीड़ लग गई है। ये आपने हमारा कैसा मेकअप किया है? आपके मेकअप से देखिए मेरे चेहरे पर कितनी सारी दाग आ गई हैं। मेरे चेहरे पर तो ये लाल लाल निशान भी पड़ गए हैं। हमारा मेकअप प्रोडक्ट से आपके फेस पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आप सभी लोग ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए, इनके मेकअप प्रोडक्ट से हमारे चेहरे पर कैसे दाग धब्बे पड़ गए हैं। नहीं नहीं, ये लोग झूठ कह रहे हैं। एक मिनट, मैं एक फैशन इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स की अच्छे से नॉलेज है। आप एक बार मुझे अपने मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाइए। पीहू जैसे ही शनाया के मेकअप प्रोडक्ट्स देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सारे मेकअप प्रोडक्ट नकली हैं। आपने इतना अच्छा ब्यूटी पार्लर खोला है और कस्टमर की फैसिलिटीज के लिए आपने इसमें इतने सारे हीटर लगाए हैं, लेकिन जो आपका काम है आपने उसमें ही बेईमानी की है। आप सभी लोगों को आज के बाद इस पार्लर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मेकअप करवाना ही है तो आप इनसे कराइए। भले ही इनका पार्लर छोटा है, लेकिन इनकी मेकअप स्किल्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। पीहू की बात सुन अब सारे कस्टमर अलका के ब्यूटी पार्लर में जाने लगते हैं। अलका की मेकअप स्किल देखकर सारे कस्टमर अलका से अट्रैक्ट होते हैं और उसके मेकअप की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगते हैं। अब धीरे धीरे अलका की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगती है और कुछ ही महीने में अपना खुद का बहुत बड़ा वो ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन जीती है।